सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, समझिए बात को, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये है। अब जरा समझना बात को, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी मतलब टेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा के दो मानक हैं। मानक क्या है, मतलब अगर आप अपने स्टेट में, खासतौर पर अगर यूपी स्टेट में है, तो यूपी स्टेट में क्या है कि कैटेगरी वाइज, इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ होती है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ होती है कि जनरल में है तो आपको 90 मार्क्स लाने, मतलब मिनिमम ये नंबर आपको क्वालिफाई करना ही करना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 20 पंचे, अगर हर सब्जेक्ट में 30 में 20-20 नंबर आ जाए तो हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। यही बात है। कैटेगरी वाइज एससी ओबीसी का कट ऑफ 82 होता है, लेकिन अब ये समस्या है कि अगर आपको अदर स्टेट में अप्लाई करना है तो अदर स्टेट के लिए आपको कितना चाहिए, 90 ही चाहिए, अदरवाइज इसका मतलब क्या है, बेकार है। समझ गए बात। तो यहां पे हमारा 90 तो मतलब ये क्वालिफाई होना ही होना है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 120 प्लस नंबर लाने ही लाने। कितने नंबर, 120 प्लस। सबसे पहले धारणा ये बनानी है कि जो सीटेट का पेपर होता है ये पेपर सबसे आसान होता है, ये सबसे इजी पेपर। कठिनाई कहां पे होती है, कठिनाई होती है हमारी जो रीडिंग स्किल होती है, हमारी जो रीडिंग स्किल होती है उसमें कमियां होती है। रीडिंग स्किल के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग की पावर नहीं होती, यानी समझने की जो क्षमता होती है वो कम होती है उसमें। अब देखिए क्या है, जो सीटेट का एग्जाम है टोटली जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड है। ये क्या है भाई, चाइल्ड सेंटर्ड। बातों को बहुत ध्यान से समझना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। और इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में यहां पर सबसे जरूरी चीज क्या है जो आपको ध्यान रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक ही केंद्र है, बालक ही हमारा केंद्र बिंदु है, और जो केंद्र सेंटर मान करके ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। क्यों, क्योंकि बालक एक उस उगते हुए पौधे की भांति होता है, अगर उसमें किसी भी तरीके की हवा बयार या फिर किसी भी तरीके का झोंका या मान लीजिए किसी भी तरीके की चोट लगी तो फिर बालक का जो है वो मतलब विकास पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, जैसे एक पेड़ का, एक वृक्ष का प्रभावित होता है। तो यहां पर आपको जो थॉट्स डेवलप करने हैं, जो आइडियोलॉजी डेवलप करनी है, जो मतलब विचारधारा डेवलप करनी है, वो बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर के चलना है। बालक को केंद्र मानना है, बालक ही सर्वोपरि होगा, और बालक जब सर्वोपरि होगा तो हम हर बिंदु को, हर विचार को, हर पॉइंट को, हर तरीके से बच्चे को सकारात्मक रखेंगे, बच्चे को केंद्र मान करके सोचेंगे कि बच्चे के मस्तिष्क को किसी भी प्रकार से हमें नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना है, मतलब उसको नकारात्मक रूप से कहीं पर भी प्रभाव नहीं देना है। मतलब बच्चे के प्रति हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। मतलब बच्चे के लिए डीमोरलाइजेशन जैसे, मतलब डीमोटिवेशन जैसे शब्द या विचार हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव होते हैं। बच्चे के विकास के संदर्भ में बात नहीं कर रहा है, नहीं है, मतलब अगर स्टेटमेंट में दिया रहता है कि नहीं है या है, तो अब इसमें है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट जो होते, जैसे मान लीजिए सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो जितने नहीं, केवल, ही, मात्र, ऐसे वाले सेंटेंस जो होंगे वो बच्चे के दिमाग पर नेगेटिव प्रभाव डालेंगे, और ऐसे विकल्प हमेशा जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो असत्य होते हैं, गलत होते हैं। सबसे पहला मतलब सीटेट क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है अपने विचार। क्या है, विचार, कि बच्चा ही सर्वोपरि है, और बच्चे को मान करके हम चाहे भाषा के विकास की बात करें, चाहे नैतिकता के विकास की बात करें, चाहे संज्ञानात्मक विकास की बात करें, चाहे उसकी गणितीय विकास की बात करें, किसी भी विकास की बात करेंगे, वहां पे केंद्र क्या होगा,
बालक को ही केंद्र मानेंगे और उसी के बिहाफ पे आपका पेपर क्वालिफाई होगा। भले ही 6% लोग सीटेट का पेपर ऑल ओवर इंडिया पास करते हो, आप सोचिए 6% रिजल्ट आता, 6% बच्चे सिर्फ पास होते हैं। बशर्ते अगर ऐसी आइडियोलॉजी डेवलप हो गई तो सीटेट से आसान कोई पेपर ही नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बस आपको पॉजिटिव सोचना है, बच्चे के प्रति क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच करके ही आगे चलना है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, सीटेट अपने पैटर्न के लिए हमेशा जाना जाता है। सीटेट हमेशा अपनी पैटर्न के लिए जाना जाता है। आपको पता है सीटेट जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे हिंदी तो मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद मैथ्स जो भी सर आप से मिल रहे हैं ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जैसे इंग्लिश या मान लीजिए संस्कृत है वो तो आपका ऑप्शनल है, तो वो आपको टीचर अपने हिसाब से जो जो टीचर आएंगे वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ईवीएस वाला सेक्शन है, ईवीएस वाला सेक्शन है, और देन इसके बाद में कौन सा सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सीडीपी। हालांकि हमें इसको पहले लिखना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन सीडीपी का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बाल विकास, क्योंकि बाल विकास बालक के विकास से संदर्भित जितने चाहे वो शिक्षण कौशल हो, चाहे बाल विकास की बात करें, इन सभी को हम पॉजिटिव संदर्भ में पढ़ते हैं और सबके 30-30 नंबर होते हैं, सबके 30-30 नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। और 30-30 नंबर मतलब 30 पंचे 150, समझना बात को। इस 150 में मैं अगर बात करूंगा आपसे तो 25 हर सब्जेक्ट में, मतलब कम से कम 25 आपके आने चाहिए, तो 125 तो अपने आप आ जाएंगे आराम से। बस टारगेट करके चलना है, मेहनत करना है। तो हमने जो 120 प्लस का टारगेट बताया है ये टारगेट अचीव करना है आपको, क्वालिफाई तो होगा ही होगा पेपर, बस आपको टारगेट क्या रखना है, 120 प्लस नंबर आपको लाना है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, अब आइए हम शुरुआत, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट विषय की शुरुआत। तो हिंदी, तो देखिए जब भी हम बात करते हैं हिंदी की, हिंदी चूंकि आपको पता है कि इसमें जो 15 अंक आते हैं या 15 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न या 15 अंक जो आपसे पूछे जाते हैं, जो कि टोटली पेडागोजी पर होते हैं। किस पर होते हैं? पेडागोजी पर होते हैं। कुछ लोग इसको पेडालॉजी बोलते हैं, नॉट पेडालॉजी, इट्स अ पेडागोजी। क्या होता है? पेडागोजी होता है। और 15 जो अंक आपसे पूछे जाते हैं या 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो गद्यांश पर आधारित होते हैं या फिर पद्यांश पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? गद्यांश और पद्यांश पर आधारित होते हैं। इसमें अधिकतम 2 या 3 सवाल इसी में से जो कि व्याकरण से जुड़े होते हैं, और व्याकरण में खास तौर पर या तो वो कहो विलोम पूछ लेगा उसी पैराग्राफ से, या फिर पर्यायवाची आपसे पूछ लेगा, पर्यायवाची आपसे पूछ लेगा, या फिर कहो तो संधि पूछ लेगा या समास पूछ लेगा, इस तरीके से, या कहो क्रिया पूछ लेगा। ऐसे कुछ मतलब गिने चुने टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आपसे पूछ लेता है, सवाल पूछ लेता है। तो हमें इस 15 नंबर की पेडागोजी के साथ चलना है और ये 15 अंकों का ये जो सिलेबस है इसके हिसाब से चलना है। आई बात समझ में? तो इसी पैटर्न को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम की बात करेंगे, मतलब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीजें नोट डाउन करना शुरू करेंगे यहां से, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, कुल कितने अंक होंगे भाई? 30 प्रश्न। हर विषय अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और आपको पता है हर सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाई कितना है? 10।
ठीक। या फिर इसमें कभी कभी आपसे उपसर्ग से भी पूछ सकता है, या फिर इसमें प्रत्यय से जुड़ा सवाल भी पूछ सकता है। ये है आपका टोटल सिलेबस। अब देखिए, सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में जो मुख्य सिलेबस है पेडागोजी का, पेडागोजी, चूंकि सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे आती है भाई, पेडागोजी में आती है। सबसे ज्यादा समस्या कहां पर आती है, तो पेडागोजी में आती है। पेडागोजी के कुछ टॉपिक हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं भाषा की, तो यहां पर भाषा है क्या, भाषा है क्या, भाषा को पहले समझना है। मतलब भाषा क्या है, भाषा होती क्या है, हिंदी भाषा है तो भाषा होती क्या है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं। जैसे अभी इस बार सवाल पूछा गया था सीधा कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, इस बार का सवाल था आपके पेपर में। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, एक आध दो फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है इसमें। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो भाषा क्या है और इसके प्रकार के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। भाषा परिचय, मतलब भाषा का परिचय, भाषा क्या है और इसके प्रकार के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर दूसरी चीज यहां पर हम लोगों को पढ़ना है, और इसी में भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, भाषा की क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ लेंगे, चाहे इधर लिख लेंगे, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता क्या होती है। और इसके साथ साथ यहां पर हम बात करेंगे भाषाई कौशल क्या क्या होते हैं, भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, उन कौशलों के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें 4 भाषाई कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इसमें अब सुनना बोलना यानी श्रवण कौशल, श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां क्या होती हैं, है ना। पठन कौशल, पठन कौशल की विधियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें है भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण एवं सिद्धांत। भाषा शिक्षण क्या है और भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि भाषा जो है सैद्धांतिक रूपों में बच्चों के मस्तिष्क को पूरी तरीके से सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो ऐसी भाषा, मतलब भाषा शिक्षण एवं भाषा शिक्षण के मुख्य रूप से सिद्धांत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करिएगा। तो भाषा शिक्षण एवं सिद्धांत, और इसी में भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण की, भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण की क्या पढ़ेंगे, विधियां पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता के बारे में जानेंगे। बहुभाषिकता किसे कहते हैं, बहुभाषिकता किसे कहते हैं, भाषा का मूल्यांकन क्या होता है, भाषा का मूल्यांकन कैसे करते हैं, और भाषा का मापन कैसे करते हैं, भाषा का मूल्यांकन कैसे करते हैं, भाषा का मापन कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, नोट करते जा रहे हैं कि नहीं, करिए। हो गया। इसके बाद लिख लीजिएगा भाषा साहित्य। ठीक है, फिर भाषा की विविधता, अगला मतलब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे भाषा की विविधता। इसमें अलग अलग तरीके की क्या विविधताएं होती। ठीक, बस ये हमारा टॉपिक सिलेबस है। तो सबसे पहले हिंदी पेडागोजी की बात करते हैं। देखो, हिंदी चूंकि एक भाषा है, हिंदी क्या है, भाषा जो होती है संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा क्या है, भाषा संप्रेषण
का एक माध्यम है। 2014 में सीधा सवाल सीटेट में पूछा गया था। सवाल क्या पूछा था? भाषा संप्रेषण का एक है, यहाँ पे डैश 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 कर दिया और माध्यम हटा दिया और ऑप्शन में दे दिया माध्यम है, साधन है, साधक है, साध्य। तो क्या है? माध्यम है। तो भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। अब देखिए, चूंकि हम इसको पेडागोजी पैटर्न पे बात करते हैं, तो पेडागोजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है पेडा और दूसरा गॉजी। एक पेडा और दूसरा गॉजी। बोलते हैं ये ग्रीक वर्ड होता है। किस भाषा का वर्ड है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा का शब्द यहां पर है पेडा, मतलब यहां पर होता है साइंस, और इस गॉजी का मतलब होता है एजुकेशन या फिर स्टडी। और स्टडी ये मतलब। तो पेडागोजी का सीधा सा मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ एजुकेशन। साइंस ऑफ एजुकेशन। साइंस ऑफ एजुकेशन इसका मतलब होता है शिक्षा का विज्ञान। शिक्षा का विज्ञान, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? शिक्षा का विज्ञान। मतलब पेडागोजी का सीधा सा मतलब है शिक्षा का विज्ञान। कहने का तात्पर्य क्या होगा? देखिए, जब भी हम बात करते हैं शिक्षा, मतलब जो भी शिक्षा है या जो भी शिक्षण है, इसको हम वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करेंगे। पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका होगा वो वैज्ञानिक होगा, परंपरागत नहीं होगा। मतलब ट्रेडिशनल, जैसे आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में आप चले जाओ तो एक बच्चे को जो है खड़ा कर दिया गया, बस उसका उच्चारण कर रहा है और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर बैठा हुआ है, ये लगातार चल रहा है। नहीं, इसको हम वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएंगे। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे भाई? वैज्ञानिक। भाई पहले शिक्षक पढ़ेगा, शिक्षक पढ़ेगा, बच्चों को शिक्षक के द्वारा उच्चारण करना सिखाया जाएगा कि कैसे इसका उच्चारण करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बच्चे को अनुकरण करने के लिए, मतलब जिस तरीके से शिक्षक ने पढ़ाया है, एक बच्चे को उसी का अनुकरण करने के लिए बोलेंगे और उस बच्चे का अनुकरण और सारे बच्चे जो भी हैं वहां पर करेंगे। तो उसको वैज्ञानिक ढंग से हम पढ़ाएंगे। तो ये सीटेट यही बात करता है, सीटेट यही कहता है कि जो भी स्टडी है, जो भी एजुकेशन है, उसको हम साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक अध्ययन से पढ़ाएंगे। और इसीलिए यहां पर एक विषय वस्तु जोड़ी गई है जिसका नाम है पेडागोजी। क्या नाम है? पेडागोजी। तो पेडागोजी मतलब किसी भी विषय वस्तु के, बच्चों को किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए हम वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएंगे उसको। जैसे तमाम सारे आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल के लिए बच्चे को टीएलएम तैयार कराए जाते हैं, टीएलएम के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। और विद्यालय में, स्कूल में तमाम सारी ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी कराई जाती हैं, देखो और सीखो, करो और सीखो जैसी तमाम सारी ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता है, जिससे बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता है पूरी तरीके से। जैसे बच्चे के भाषा विकास की अगर हम बात कर लें, तो बच्चे के भाषा विकास के लिए उसकी पृष्ठभूमि बहुत जरूरी होती है कि वो पृष्ठभूमि में, जैसे मातृभाषा सीख करके आया है, तो मातृभाषा से ही उसकी लक्ष्य भाषा को जोड़कर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क को सकारात्मक डेवलप करना है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, किस प्रकार के परिवार में बच्चे के मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा होता है? संयुक्त परिवार में। किस प्रकार के परिवार में? संयुक्त परिवार में बच्चे के मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, तो बच्चा लोगों के पास अलग अलग जाता है, अलग अलग तरीके का व्यवहार, नीति, नैतिकता और सब कुछ वहां पे वो सीखता है, लोगों से सुनता है, बात करता है, ठीक है। और उस माहौल में जब बच्चा पलता बढ़ता है तो उसके मस्तिष्क का विकास ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता है। और वहीं एकाकी परिवार में बच्चा होगा तो माता पिता के पास रहेगा, तो उतने ज्यादा मस्तिष्क का विकास उसका नहीं होगा जितना कि सब लोगों के बीच में साथ में रह करके होगा। तो संयुक्त परिवार में बच्चे के मस्तिष्क का विकास सबसे बेहतर होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। अच्छा, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? वैज्ञानिक। अब मैंने नाम ले लिया है, वैज्ञानिक ढंग से किसी भी परिभाषा को भी बोलेंगे तो पूरी वैज्ञानिक परिभाषा के साथ बोले, साइंटिफिक डेफिनेशन के साथ बोले।
अगर मान लो यही परिभाषा आपको लिखनी तो कैसे लिखें? हाँ हाँ बोलो बोलो। थोड़ा सा सही है। देखिए संयुक्त परिवार क्या, हाँ बोलो। पापा मम्मी पापा भाई बहन बिल्कुल, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो देखिए संयुक्त परिवार की क्या परिभाषा, उचित परिभाषा क्या होती है? मतलब जहां पर जिस परिवार में दादा दादी, बच्चे के ताऊ ताई, बच्चे के चाचा चाची, बच्चे के मम्मी पापा, है ना, बुआ भाई बहन, सब लोग मिलकर एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई से बना हुआ भोजन करते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। एक ही छत के नीचे रहें और एक ही रसोई का भोजन करें तो क्या कहलाएंगे? संयुक्त परिवार कहलाएंगे, है ना। अब तो पहले 20 लोग 27 लोग होते थे परिवार में, तो एक ही रसोई में खाना बनता था, तो सब लोग जो है एक ही जगह खाते थे। अब जो है, अब आजकल की महिलाएं इतना ज्यादा आलसी हो गई हैं, इतनी ज्यादा काहिल हो गई हैं, जो मतलब उनसे कह दोगे अगर 27 लोगों की रोटी सेकना है तो उनको जो है क्या हो, बेहोशी आ जाएगी, है ना, तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ 2 लोगों का तो खाना बनता नहीं ठीक से, है ना, पता चला बाहर खाएंगे तो ये खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, पिज्जा बर्गर ओमोज मोमोज खाएंगे, यही सब खा के जीवन बिताएंगे, है ना। तो हमारी अवधि, पहले की महिलाएं देखिए कितना सक्रिय होती थी। पहले की महिलाएं होती थी मतलब कूटना भी है, पीसना भी है ना, उसके बाद रोटी तैयार करना है, समय पर बना के देना, गरम गरम बना के देना है। सोचिए कितना मतलब ज्यादा संघर्ष करती थी। अब आज ना तो काम है, उतना कुछ भी नहीं है, सारे संसाधन है, फिर भी परेशान रहती है, क्योंकि वो मेंटेलिटी वैसी बन गई। बात समझ में आ रही है ना? बाकी चीजें वही हैं, ठीक है। चलिए, तो हम वैज्ञानिक तरीके से शिक्षण की बात करते हैं। अब जब शिक्षण की बात कर ही रहे थे, तो शिक्षण की बात में यहाँ पे देखिए एक सवाल बनता है। शिक्षण मतलब एक सवाल बनता है कि शिक्षण क्या है, सबसे जरूरी चीज, हेडिंग लिख लेंगे शिक्षण, ये नोट कर लिया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है, शिक्षण क्या है, सबसे जरूरी चीज, मतलब ये शिक्षण है क्या, शिक्षण किसे कहते हैं? अगर आपसे सवाल पूछे कि शिक्षण है क्या, शिक्षण किसे कहते हैं? ग्रहण करना हो तो सीखना हो, वेरी गुड। और आप लोग बताइए, देखिए कुछ बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, लिखिएगा एक लाइन में, लिखिए शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, सूचनाओं का प्रवाह होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। प्रवाह, प्रवाह, सूचनाओं का प्रवाह होता है। शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? त्रिआयामी, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है, त्रिभुजाकार है। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये मतलब शिक्षण की प्रक्रिया है। अब शिक्षण में देखिएगा, शिक्षण में देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। ये आयामी, कैसी प्रक्रिया है? त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति है शिक्षक, एक व्यक्ति कौन है? शिक्षक, ठीक है। और दूसरा भाई है यहाँ पे छात्र, और यहां पर तीसरा जो है वो है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब जिसको बोलेंगे पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना।
अब इस प्रक्रिया में मतलब शिक्षक जो है वो सर्वोपरि है और छात्र उसके बाद है और विषय वस्तु, मतलब इन तीनों के बिना शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इन तीनों के बिना शिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकती है। तो जरा ध्यान रखना, बात को समझना। अब देखिए, इस त्रिकोण को पूरा करने के लिए, मतलब इस विधि को पूरा करने के लिए 3 लोगों का होना बहुत जरूरी है जिसके बीच में। अच्छा, बिना शिक्षक के क्या कक्षा पूरी होगी? नहीं। क्या बिना छात्रों के कक्षा पूरी होगी? नहीं। क्या बिना छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया पूरी होगी? नहीं। क्या बिना विषय वस्तु के पाठ्य पुस्तक की प्रक्रिया पूरी होगी? नहीं। मतलब इन तीनों का वैज्ञानिक अध्ययन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों प्रक्रियाओं से गुजरेगा, मतलब तीनों व्यक्तियों का, तीनों पहलुओं का होना बहुत जरूरी होगा। ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? कहने का मतलब सीधा सा ये हो गया, टारगेट है तो शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। अब एक सबसे जरूरी जो सवाल बनता है वो क्या बनता है? अब इसी तरीके से मतलब अपनी सोच को ऐसे डेवलप करते चलना, फिर हर स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आएगा। और जब हर स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा तो 4 कथन में से एक उत्तर छांटना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और इसीलिए मैंने क्या कहा कि विषय वस्तु, जैसे पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाने का सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन वास्तव में सीटेट के लिए क्या पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी चीज होती है। तो शिक्षक क्या है बताइए? हु इज अ टीचर? बताइए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अपना विचार जरूर रखना है। ज्ञान का भंडार हो, वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमें सूचना देता है, जो हमें जानकारी। ठीक है, तो देखिए, शिक्षक लिख लो। शिक्षक एक अधिक अनुभवी व्यक्ति होता है। शिक्षक एक अधिक अनुभवी व्यक्ति होता है। अधिक अनुभवी व्यक्ति होता है। शिक्षक एक अधिक अनुभवी व्यक्ति होता है जो जो अपने ज्ञान या सूचना के द्वारा, जो अपने ज्ञान या सूचना के द्वारा बच्चों को या छात्रों को प्रभावित करता है, छात्रों को प्रभावित करता है। ठीक। अब एक सबसे जरूरी सवाल बनता है कि छात्र कौन होता है? छात्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो अब लिखिएगा, छात्र एक कम अनुभवी व्यक्ति होता है। छात्र एक कम अनुभवी व्यक्ति होता है। छात्र एक कम अनुभवी व्यक्ति होता है जो शिक्षक के द्वारा सूचनाएं ग्रहण करता है। सूचनाएं ग्रहण करता है या सीखने की प्रक्रिया पूरी करता है। शिक्षक के द्वारा सूचनाएं ग्रहण करता है। शिक्षक के द्वारा क्या करता है? सूचनाएं ग्रहण करता है या सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है? पूरा करता है। किसके माध्यम से? विषय वस्तु के माध्यम। हाँ? किसके माध्यम से? विषय वस्तु। अब जरा देखिए इधर,
अब देखिए ये क्या है, शिक्षक है, और ये क्या है, और ये क्या है, या माध्यम, या माध्यम जिसके द्वारा सूचनाएं जो है प्रवाहित, जिसके द्वारा सूचनाएं क्या होती, प्रवाहित होती। ठीक है, मतलब ये शिक्षक के पास सूचनाओं का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का क्या है, भंडार है। मतलब वो पूरी तरीके से एक अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास बहुत सारी क्या है, सूचनाएं हैं, बहुत सारा क्या है, अनुभव है, बहुत सारा। कहते हैं ना शिक्षक एक अनुभवी व्यक्ति होता है। शिक्षक क्या होता है, तो अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अनुभव ही क्या होता है भाई, सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अनुभव ही क्या होता है, सबसे बड़ा शिक्षक होता है, समझना बात। अनुभव ही क्या होता है, सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि छात्र बिल्कुल अबोध होता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल छात्र मूर्ख होता है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल भी किसी भी सूचना का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है भाई। बच्चा अपने घर परिवार, अपने माता पिता, अपने दादी दादा, अपने चाचा चाची से कुछ ना कुछ तो सीख करके आया है ना। बालक अबोध तो है नहीं, वो कुछ ना कुछ सीख के आया है, अपने आसपास के लोगों से कुछ शब्दों को सीख कर आया है, कुछ नैतिकता को सीख के आया है, कुछ बातों को सीख कर आया है। तो इसलिए वो मतलब ये कहें कि बिल्कुल अनुभवी नहीं, तो बिल्कुल उसके पास अनुभव है, उसने जो है घर परिवार में सीखा। जैसे मान लीजिए आप आए, उदाहरण के लिए आप क्लास में आए, तो आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अबोध हैं, आपको भी बहुत सारी चीजें पता है, आपको इस दुनिया का बहुत सारा ज्ञान है, आप भी इस दुनिया संसार के बारे में, विषय वस्तु का ज्ञान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इन सब का ज्ञान आपके पास है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सही दिशा में जाने के लिए आप आए हैं, जिस मतलब दिशा में या जिस मार्ग में जाने से आपको वो सफलता मिलेगी। तो ये चीज समझना है। कहने का मतलब क्या होता है कि अब छात्र देख रहे हैं कि ये एक अनुभव से भरा हुआ है। छात्र किससे भरा हुआ है, अनुभव से भरा हुआ है। अब ये ज्ञान और सूचना विषय वस्तु के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से देखिए धीरे धीरे ये प्रवाह होता जा रहा है। कुछ समय बाद ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ये भी, इसको भी ज्ञान हो जाएगा। तो छात्र जो है अब इस प्रक्रिया को मतलब छात्र का होना और विषय वस्तु का होना और शिक्षक का होना बहुत जरूरी होता है। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिआयामी प्रक्रिया। सीधा सवाल, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिआयामी, जिसमें 3 आयामों का होना जरूरी है। कौन कौन से आयाम होना जरूरी है, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु, इन सबका होना बहुत क्या है, जरूरी है, ध्यान रखना है। बोलिए बात समझ में आ गई। चलिए भाई अब देखिए, तो इसके बाद जब भी हम बात करते हैं शिक्षण की या शिक्षक की या छात्र की, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब देखिए जो बालक है, जैसे मान लीजिए अगर बालक कक्षा में प्रवेश करता है, तो एक स्टेटमेंट मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा कि बच्चा जब घर परिवार से विद्यालय परिसर में पहुंचता है तो उसे व्याकरण का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होता है। पहला स्टेटमेंट, उसे व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होता है, और उसे व्याकरण का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, उसे व्याकरण की सचेत समझ होती है, उसे व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, नहीं होती है। हाँ, तो इसीलिए समझ होती है लेकिन सचेत समझ नहीं होती। मतलब जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो उसे समझ तो है लेकिन उसे सचेत समझ नहीं। ऐसे ही पॉजिटिव स्टेटमेंट निकालना है जो आपका उत्तर होता है, जो आपका आंसर। आई बात समझ में। तो बच्चे मूर्ख थोड़ी होते हैं, बच्चे जब विद्यालय में पहुंचते हैं तो मूर्ख नहीं होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को जानकारी होती है, बच्चों के पास सूचनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो पहले से सीख करके आते हैं। अब देखिए, तो जब बच्चे की प्रक्रिया शुरू होती है, बच्चे की जब प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब छात्र की जो प्रक्रिया होती है, छात्र सीखने की प्रक्रिया शुरू करता है। क्या शुरू करता है, सीखने की। तो सबसे पहले वो अपने आसपास अपने घर के लोगों से कुछ शब्दों को बोलना शुरू करता है।
है। क्या करता है? शब्दों को बोलना शुरू करता है धीरे धीरे, मतलब पहले हकला कर, तुतला कर, धीरे धीरे किसी तरीके से वो शब्दों को बोलना धीरे धीरे क्या करता है? सीखता है। फिर धीरे धीरे सही शब्दों को सीख जाता है। फिर मतलब वो धीरे धीरे पहले अक्षर वाइज बोलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे शब्द बोलना शुरू कर देता है ना? मम्मी, पापा, ठीक है, इस तरीके से दादी, दादा, बुआ, है ना, ऐसे शब्दों को बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे वो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है ना? तो अब देखिए, ये जो सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सीखने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। सीखने की प्रक्रिया कितने तरीके से होती है भाई? दो तरीके से सीखने की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले यहां पर जो बच्चा होता है उसके द्वारा अर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? अर्जन। अर्जन का मतलब भी होता है सीखना। अर्जन का मतलब भी क्या होता है बच्चा? सीखना होता है। अर्जन जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया स्वतः पूरी होती है। ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? स्वतः पूरी होती है, अपने आप पूरी होती है, मतलब नहीं भी चाहते फिर भी हम सीख जाते हैं। फिर भी तो अर्जन जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये स्वतः होता है। लेकिन दूसरी एक सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं अधिगम। अधिगम बोलते हैं, और इसका मतलब होता है प्रयास से सीखना। कैसे सीखना? प्रयास से सीखना। तो अब देखिए, इसमें कई सारे ऐसे विचारक आए हैं, कई सारे ऐसे मतलब थिंकर आए जिन्होंने अलग अलग अपनी बातें कही हैं कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होती है। जैसे अगर हम कहें, बच्चे में भाषाई अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे में भाषाई अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये बात किसने कही है? तो नॉम चॉम्स्की ने कही है। किसने कही है? नॉम चॉम्स्की साहब ने कहा कि बच्चे में भाषाई अर्जन की क्षमता कैसे होती है? जन्मजात होती है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म के उपरांत धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने आसपास तमाम सारी चीजों को सीखना शुरू कर देता है। मतलब जैसे मान लीजिए बच्चे को दूध पीना है, आप एक बार उसको बॉटल पकड़ा देते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपना बॉटल पकड़ के पीना सीख जाता है। फिर और भी तमाम सारी एक्टिविटीज हैं जो अपने आप धीरे धीरे क्या कर लेता है? वो सीख लेता है, अपने आप सीख लेता है। कभी आपने देखा होगा, कॉपी करके सीख लेता है, आपको देख करके सीखता है, क्योंकि हम परिवार से ही तो बच्चे हमारे सीखते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया है, अगर हम आपसे पूछें तो सीखने की प्रक्रिया कितने तरीके से पूरी होती है? दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक होगा अर्जन के द्वारा, अर्जन यानी के द्वारा, अर्जन के द्वारा बच्चा सीखेगा। और अर्जन की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? स्वतः। और अधिगम की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? प्रयास के द्वारा। तो बच्चा कैसे सीखेगा? स्वतः और प्रयास करने से बच्चा सीखेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा, जैसे मान लीजिए बच्चे ने घर में आसपास में अगर 100 शब्द सीखे हैं, तो अर्जन के द्वारा सीखा या अधिगम के द्वारा सीखा है? घर परिवार में रह करके सीखा, अर्जन के द्वारा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर क्लास में आए हैं, तो आप मान लीजिए सड़क पर जाते हुए कोई स्लोगन पढ़ लेते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं, तो आप जो है उस बात को सीख जाते। चाहते नहीं थे सीखना, लेकिन वो सीख लिया आप, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गई बात। बात समझ में आ रही है? तो ये इन सब बातों के बारे में, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है पोस्टर चिपकाना मना है, लिखा रहता है पोस्टर चिपकाना क्या है? मना है। वैसे अगर वो नहीं लिखा रहता तो आप जाके वहां पे क्या कर देते? चिपका देते पोस्टर। लेकिन अब ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है कि पोस्टर चिपकाना मना है। आपने किसी से पूछा? नहीं पूछा। आपको किसी ने बताया? नहीं बताया। लेकिन वहां पे लिखा था, तो आपने उस बात को क्या कर लिया? आप नहीं चाहते थे। लेकिन अब जो बात आप सीखने के लिए क्लासरूम तक आए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये सीखना कैसा होगा? अधिगम के द्वारा। किसके द्वारा? अधिगम। तो बच्चा जब विद्यालय परिसर में पहुंचेगा, बच्चा मतलब जब घर परिवार में रहेगा, घर परिवार में या आसपास के वातावरण में रहेगा, तो क्या करेगा? अर्जन करेगा। क्या करेगा? और विद्यालय परिसर में क्या करेगा? अधिगम करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा,
अब जरा मुझे एक और बात सबसे महत्वपूर्ण बता दीजिए, आप लोगों को विद्यालय स्तर के बारे में पता है? विद्यालय स्तर, उसके बाद में पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। विद्यालय स्तर के बारे में पता है? हाँ, विद्यालय स्तर के, देखो प्राथमिक विद्यालय, और जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसको हम पूर्व प्राथमिक और उत्तर प्राथमिक। इसमें इन्हीं सब शब्दों की के जानकारी के अभाव में ही तमाम सारे सवाल गलत हो जाते हैं। बहुत सारी जानकारियां नहीं होती, इस चक्कर में सवाल गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय। बताइए, क्या बता सकते हैं कौन कौन सी कक्षा तक के विद्यालय होते हैं? कौन सा बताइए? ये 1 से, और इसमें पूर्व प्राथमिक और उत्तर प्राथमिक, चलो ये छोड़ो, ये बताओ। ये सब सोचिए, तब अब ये सब बातें अगर हमें नहीं मालूम होंगी तो बताइए, सवाल पूछेगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उत्तर प्राथमिक। अब ये सब शब्दावलियों का इस्तेमाल करता है जब सवाल पूछे जाते हैं, अब उसमें ये सब बातें पता ही नहीं होती हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, तो क्या होगा? जय बजरंगबली, जय सिया राम, आंसर डी वाला सही है। बस तुक्का लगा के चलिए, फिर कहेंगे सीटेट नहीं कोई, है ना? तो तमाम सारी बातें हमें सीखना है, ध्यान। चलो भाई कोई बात, बताता हूं मैं। देखो, तो प्राथमिक स्तर के विद्यालय 1 से 5 तक, कौन सी कक्षा तक? 1 से 5 तक होते हैं। और पूर्व प्राथमिक जो होता है वो 1 से 3, और जो चौथी पांचवी की कक्षाएं होती है वो उत्तर प्राथमिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उत्तर प्राथमिक कक्षाएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक पूर्व माध्यमिक दोनों का मतलब एक कय होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? एक कय होता है। यानी चाहे माध्यमिक के पहले की बात करो और चाहे उच्च प्राथमिक के ऊपर की बात करो, तो दोनों ही 6 से 8 तक के विद्यालय। तो कहीं कहीं पर आप देखोगे, कहीं कहीं किसी जूनियर हाई स्कूल पे लिखा होगा हाई स्कूल का जूनियर, तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हुआ ना। क्या हुआ? अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी क्या हो गया? प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गया, उसी को बोलते हैं। समझना, दोनों एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कभी ध्यान से देखिएगा, कभी प्राइमरी विद्यालय पे गुजरिएगा तो वहां पे देखिए, मतलब जूनियर हाई स्कूल में, तो वहां पे देखिएगा कभी कभी लिखा रहेगा पूर्व माध्यमिक विद्यालय और कहीं कहीं लिखा रहेगा उच्च प्राथमिक विद्यालय। आई बात समझ में? दोनों एक ही होता है, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। और जो माध्यमिक होता है ये 9 से 10 होता है, और उच्च माध्यमिक जो होता है ये 11-12। डाउट क्लियर? खत्म कहानी।
इसके बाद डिग्री कॉलेज होते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज होती है। कौन से? हाँ, फ्री में पढ़े, फ्री एजुकेशन। नहीं नहीं, पूरा 12th तक है। KVS होता था बट 1 से हाँ जी होता है अगर KVS वगैरह में होता है तो क्या बोलते हैं नहीं नहीं, केवीएस निःशुल्क नहीं है, वो मतलब मिनिमम शुल्क है। राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज वो अलग है। समझ गए ना? तो ये अलग अलग, तो ये निःशुल्क होता है, पूरी पढ़ाई यहाँ तक क्या है, निःशुल्क है। आगे बढ़ा जाए, तो ये बातें अब कंफ्यूजन में तो नहीं रहेंगी कि मतलब ये ऐसे कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहे। आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद ऐसे कंफ्यूजन रहेंगे तो फिर गड़बड़ बात। क्लियर? ठीक है, तो अब जो बच्चा है, बच्चे का आप समझिए कि सादा कागज है। कैसा कागज है? सादा कागज, तो कोरा कागज, लेकिन कोरा कागज होता नहीं। सिलेबस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से काम करिएगा, और मतलब मॉक टेस्ट प्रीवियस पेपर जरूर लगाइएगा, भले ही क्वेश्चन मिले या ना मिले, लेकिन प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस जरूर करनी। मतलब पीवाईक्यू आपको जरूर लगाना है, हवा हवाई में बातें नहीं करनी। पीवाईक्यू आपको जरूर जरूर लगाना, अगर अच्छे नंबर आपको लाने हैं तो पीवाईक्यू आपको जरूर लगाना। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ जी, पहले अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाना, अभी तो पेपर का 3-4 महीना अभी मिलेगा आपको, अभी सिर्फ प्रीवियस पेपर आप ले सकते हैं। ठीक है ना? अभी प्रीवियस पेपर लेकर के और फिर पढ़ाई अपनी करिएगा बढ़िया से। बाकी हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम 120 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं जो आपको अक्वायर करना है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, हवा हवाई में बातें करने से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग पेडागॉजी शुरू करें। सबसे पहले तो भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा क्या है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो लिखते हैं, भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। हाँ, कोई बात नहीं, भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है जिससे जिससे भावों या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जिससे भावों या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जिससे भावों या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, अब देखिए, भाषा के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? भाषा बेसिस तो कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए जरूरी होती है, लेकिन जब भी हम इस भाषा के स्टैंडर्ड की बात करते हैं, इस भाषा के सैद्धांतिक रूप की बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मूर्त रूप की बात करते हैं, तो फिर भाषा में व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण। अब देखिए, भाषा का एक अपना व्याकरण होता है। व्याकरण जो होता है ना, व्याकरण का ज्ञाता, सबसे पहले तो समझना, व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? वैयाकरण। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है ना, उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण के जानकार को, जो व्याकरण का जानकार होता है, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण। जो व्याकरण की जानकारी रखता है वो क्या कहलाता है? वैयाकरण कहलाता है। अब जरा समझिएगा, तो इस भाषा को प्रस्तुत करने के लिए कितने रूप हो सकते हैं? सबसे जरूरी चीज क्या है? तो कम्युनिकेशन के लिए भाषा जरूरी, बिना भाषा के किसी भी कक्षा का कोई भी कार्यक्रम संपन्न
नहीं हो सकता है। मतलब बिना भाषा की किसी भी कक्षा का कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। कोई भी विषय हो, भाई मैथ पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, तो क्या बिना बोले बिना कम्युनिकेशन किए हम किसी भी कक्षा का संचालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो भाषा बहुत जरूरी होती है। इसलिए भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है जिससे अपने भाव या विचारों का क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए भाषा के रूप, मतलब भाषा को कितने तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसको प्रस्तुत करने के लिए पहले की बात अगर करें, मनुष्य जब बोलना नहीं जानता था तो वो संकेतों में बात करता था। इसके बाद जब धीरे धीरे उसने बोलना शुरू कर दिया तो कौन सी भाषा हो गई भाई? मौखिक भाषा, मतलब मौखिकता में आ गई। और जैसे जैसे मनुष्य का, होमोसेपियंस का विकास होता गया, वैसे वैसे उसने जो है लिखित रूप सीख लिया। तो भाषा कौन सी बन गई भाई? लिखित भाषा। कौन सी भाषा बन गई? लिखित भाषा बन गई। अब जरा देखिए, इसमें दोनों भाषाएं ये जो हैं ये अस्थाई हैं। क्या है? अस्थाई हैं। अस्थाई हैं या फिर असैद्धांतिक हैं, जो कि सिद्धांतों पर नहीं कार्य करती। मौखिक बातों का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन लिखित बातों का क्या होता है? वजूद होता है। स्थायी या फिर सैद्धांतिक भाषा के रूप में। अब आपको ये तो नहीं पढ़ना है, आप अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि मतलब आप ये जानेंगे ये समझेंगे यहाँ पे कि लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है ना। इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपसे सवाल कैसा पूछेगा कि निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा स्थायी या सैद्धांतिक रूप होता है? तो भाषा का जो लिखित रूप है इसे स्थायी या सैद्धांतिक रूप कहते हैं। बात समझ में आ रही? जो चीजें जैसे आज मैं जितना कुछ बोल रहा हूं, जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं, अगर आप एक भी नोट ना करें, कुछ भी ना नोट करें, तो जरूरी है कि आप सब कुछ याद रख पाएंगे? कल सब सफा हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। लेकिन जो लिखा रहेगा वो मतलब आप उसको रिवाइज करते हैं। तो जो लिखित है वो प्रामाणिक है ना। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है जो लिखा हुआ है ना। स्थायी या सैद्धांतिक, वो है असैद्धांतिक। असैद्धांतिक, असैद्धांतिक। सैद्धांतिक में सिर्फ अ लगा देना है। समझ में आ गई बात? ठीक। तो अब इसके बाद जो है हम लोगों को भाषा के प्रकार पढ़ने होंगे। ठीक। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी आपका काम जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप कम से कम पीवाईक्यू ले लें। क्या ले लें? पीवाईक्यू ले लें आप, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक। तो बस अभी पढ़ाऊंगा नहीं ज्यादा, अभी इतना ही रखूंगा। फिर इसके बाद कौन सी मैथ्स की क्लास है? कौन सी क्लास है? अभी लिखा नहीं? ठीक है, बाकी आप लोग पढ़िएगा, लेकिन पीवाईक्यू ले लीजिएगा। हम आपको जो है कराते रहेंगे। तो ये हमारा नया टॉपिक जो है अगली क्लास से शुरू होगा। ठीक, थैंक यू। निकलने नहीं देंगे। हो गया तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन बोला था संख्या में एक काम और कर सकते हैं, इतना भी पढ़ाया था, कोई भी जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका डिवीजन हर पेज पर जरूर। रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने क्लास में आने का कोई मतलब नहीं। बराबर 2 से डिवाइड कर